ब्याज साधारण ब्याज के इस क्लास में आप देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का साधारण और बेहतरीन तरीका। क्वेश्चंस के थ्रू भी बहुत सारी लर्निंग होती है, तो इन सवालों का जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इत्मीनान से और आराम से फॉलो करना है। कोई जल्दबाजी नहीं कि जल्दी जल्दी बस सॉल्यूशन रट लिया। सॉल्यूशन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसेस देखिए, क्या थॉट प्रोसेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको कैसे उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, उस पर आपको कहीं ना कहीं काम करना है और उसके लिए आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग पे, कि कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है 2 साल के लिए 20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 20% है। टाइम पीरियड दे दिया गया 2 साल का, तो मैं लिख रहा हूँ टाइम पीरियड आपका 2 साल है और जो आपका रेट आपको दिया गया है वो कितना है? ये है आपका 20% पर एनम, ये भी मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज एडेड हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ पर एनम देन द इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाई ₹482। अब कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर पहले जो केस दिया हुआ इसमें कह रहे हैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना ये 1 साल के बाद ऐड किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले एनुअल कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कंपाउंडिंग हाफ एनुअली कर दो, इंटरेस्ट को 6 महीने बाद ही ऐड कर दो। तो कह रहे हैं कि इससे इंटरेस्ट बढ़ जाता है 482 रुपीज़ से। तो आपको बताना है कि सम ऑफ मनी क्या है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ज़रा ध्यान से समझें। मैं बताता हूँ कैसे आपको समझ में आएगा आपको। कि दूसरे केस में क्या है, टाइम पीरियड तो वही है, वही बात कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बिल्कुल वही है, 20% पर एनम। बट जो आपकी साइकिल की लेंथ है वो यहाँ पर तो 1 ईयर था एक साइकिल का, क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग था। यहाँ पर वो हाफ ईयर हो गया, यानी 6 मंथ ही हो गया। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी केस को सक्सेसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। पहला जो केस है आपका t=2 और जहाँ पर आपको रेट 20% पर एनम है, जहाँ पर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी? आप कहोगे 1 साल मेरा साइकिल का पीरियड है और टाइम 2 है, तो अगर सक्सेसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसी स्टोरी आएगी, 20% यहाँ पर आएगा प्लस 20%। दूसरे केस में आप कहोगे टाइम पीरियड 2 ईयर्स है, लेकिन आप क्या है हर 6 महीने में आप इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ कितनी साइकिल्स बन जाएंगी 2 साल में? आप कहोगे 4 साइकिल्स बन जाएंगी। तो अगर 4 साइकिल्स बन जाएंगी तो मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अगर मैं इसको सक्सेसिव में कन्वर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह की 4 साइकिल्स मुझे बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर मैंने 10% और 10% मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन दोनों केसेस में यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट होगा कुछ ना कुछ और यहाँ से भी कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ जनरेट होगा। वो पता करना है कि उसमें डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए आपको ये तो मालूम होगा कि 20% और 20% को अगर सक्सेसिवली 2 बार इस्तेमाल किया जाता है तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है? 44% इंक्रीज का। आप देखो ना, 100 को 20% से बढ़ा दो 120 मिलेगा, फिर 120 को 20% बढ़ा दो 24 और ऐड होगा 144 मिलेगा। कुल मिलाकर ये होता है कि 2020 को अगर इंक्रीज करते हो सक्सेसिवली तो 44% का टोटल इंक्रीज होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 10% को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हो, मैंने आपको बता रखा है कि एग्जामिनर को ये बहुत पसंद है, इसका नेट रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था कि ये 46.41% इंक्रीज होता है। ठीक है, इस 10% 4 टाइम्स से बहुत सवाल आए हैं, 10% 3 टाइम्स से बहुत सवाल हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यूज है जिसका इस्तेमाल होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि 4 बार 46.41% नेट इंक्रीज। और वो इंक्रीज क्या है? सक्सेसिव में जो परसेंटेज इंक्रीज होता है नेट, जब आप हर स्टेप पे इंक्रीज कर रहे होते हो तो जो नेट इंक्रीज आता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट से कितना इंक्रीज हो गया, तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब आपने यहाँ पर एवरी हाफ ईयर एवरी 6 मंथ्स आपने इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐड किया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ये परसेंटेज का बेस क्या है दोनों के केस में? जी दोनों के केस में जो परसेंटेज का ये बेस होगा ये इनिशियल वैल्यू है, जिसको हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो इनका जो डिफरेंस हुआ सर, वो आप कहोगे कि ये 2.41% हुआ और ये वैल्यू आपकी कितनी है? 482 के बराबर है। तो यहाँ से आपको पता है कि 1% निकालोगे तो ये 200 आ जाएगा। तो अगर 100% निकालोगे तो इसमें कुछ जीरोज और ऐड होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए पता है क्या है, जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी, आप इसको परसेंटेज स्ट्रक्चर के थ्रू आराम से समझ पाएंगे, तो ये आइडियली इस क्वेश्चन में आपको पेन रेज करना ही नहीं है। आप कैसे सोचोगे कि 20% ट्वाइस इज 44% और यहाँ पर क्या हुआ
कि जब हम बात कर रहे हैं हाफ ईयरली की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम तो 20 है, हाफ करेंगे तो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 10% होगा। 10% 4 टाइम्स होता है आपका 46.41%, तो 46.41% ये हो गया, माइनस किया, दिया हुआ था 482 का डिफरेंस आएगा, 1% आपका 200 हो गया। देयर इज नो कन्फ्यूजन कि आपका 100% जो कि आपका प्रिंसिपल है वो कितना होगा 20,000। एक्चुअली इतना सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो सही होगा ही होगा, उसमें आपको कहीं भी पैनिक होने की या परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं है, राइट। दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते थे कि जब आपने देखा यहाँ 2.41% है, तो आप ऑप्शन देख के भी आइडिया लगा सकते थे कि देखिए 10,000 तो आपको 241 देगा, 20,000 ही आपको 482 देगा। ऑप्शन देख के भी इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते थे जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो डिफरेंस आएगा वो 2.41% आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब जो मिला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इन 8 years एट द रेट ऑफ 13% पर एनम पर ईयर इज 6,500। तो कह रहे हैं कि देखो 13% वार्षिक ब्याज दर से जो 8 years का सिंपल इंटरेस्ट है वो 6,500 है, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 8%। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है जिसका आंसर ए आने वाला है, और ए मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे पहले से आंसर पता नहीं है कि ए ही है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ जल्दी मैंने कैसे कैलकुलेट किया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया है 13% फॉर 8 years। ये तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है ना, कि आपने बात करी है यहाँ पर 8 years की, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 years और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 13%। आपको मैं समझा चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि जब भी ये स्टोरी है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है, हर साल इंटरेस्ट बराबर होता है 13% ऑफ प्रिंसिपल। सो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 13 टाइम्स 8%, राइट, जो आपका नेट ऐड होगा एज ए इंटरेस्ट प्रिंसिपल में फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ से आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट से दिया हुआ है कि यही वैल्यू जो है 6,500 के इक्विवेलेंट है, यही वैल्यू 6,500 के इक्विवेलेंट है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है क्या कि 8% जो होगा वो 6,500 डिवाइडेड बाई 13 होगा। यस, क्योंकि 13 इंटू 8% आपका 6,500 है, तो 6,500 बाई 13 में लिखूंगा यानी 500। अब देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि आखिर इन्होंने 8% क्यों निकाला, आखिर 13 इंटू 8 दिया हुआ था तो हम तो 1% निकाल सकते थे, हम तो प्रिंसिपल निकाल सकते थे। देखिए 8% मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगले केस में जरा देखना क्या दिया हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं जब इंटरेस्ट का परसेंटेज 8% है। तो यहां पर मैंने जो लिखा है 8%, आपको पता है कि ये जो भी परसेंटेज यहां पर एडेड है, इस परसेंटेज का बेस क्या होगा, इस परसेंटेज का बेस है प्रिंसिपल। तो अगर मुझे 8% ऑफ प्रिंसिपल मालूम है, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% का ही कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया है, तो एक्चुअली मुझे पहले साइकिल का इंटरेस्ट ही पता है, क्योंकि पहले साइकिल में 8% लगेगा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और 8% ऑफ प्रिंसिपल इज नोन 500, तो मैं इसको 500 लिख सकता हूँ। बात लेकिन की जा रही है 2 सालों की। आपको ये भी पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट हर साल R% से ही बढ़ता है। मतलब अगर रेट परसेंटेज 8% है तो अगले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो पिछले साल के इंटरेस्ट से 8% ज़्यादा होगा। तो 8% ऑफ 500 कितना हो जाएगा, +40। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। आप देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 1040। कितना आसान है ये कैलकुलेशन कि यहाँ आंसर हो गया आपका 1040। आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो ये केवल प्योर आइडेंटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके, यूजुअली आप क्या करते हो, कितना समय बर्बाद करते हो, आप यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे पहले, मैं जानता हूँ, प्रिंसिपल निकालोगे और प्रिंसिपल निकालने के बाद फिर उसका 8% निकालोगे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करोगे। नीड ही नहीं है। जब आपको मालूम है कि 8% ऑफ प्रिंसिपल पहले साल का इंटरेस्ट है, तो वो 8% की वैल्यू तो सीधा निकल रही है यहाँ से 13 इंटू 8%, राइट। सो हम क्यों ना सीधा 8% निकाल लें। 8% निकल गया तो अगला इंटरेस्ट भी मुझे पता है 8% ज़्यादा होगा, तो पहला इंटरेस्ट पता है तो मुझे अगला इंटरेस्ट पता है, दोनों का सम निकाल दिया, आसानी से आंसर आ गया। समझ रहे हो आप कि इस क्वेश्चन में जो कि आसान है, समय बचाया जा सकता है बुद्धिमत्ता से। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और समय को खूब सारा बचाएं ताकि एग्जाम में इत्मीनान से आप बिना प्रेशर के चीज़ें करके आएँ। अगला सवाल,
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम लेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10%, मतलब श्याम के पास कुछ पैसे हैं, उसका एक पार्ट जो है श्याम वो 10% पे लेंड कर रहा है, और जो बाकी है रेस्ट वो 15% पे लेंड कर रहा है, बाकी जो है 15% पे लेंड कर रहा है। फिर कह रहा है हिज एनुअल इनकम इज 19,000, हिज एनुअल इनकम इज 19,000, उसकी जो वार्षिक आय है वो 19,000 है। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि यहाँ पर जो एनुअल इनकम की बात हो रही है ना, कि उसने कुछ इन्वेस्ट किया 10% पर एनम, कुछ इन्वेस्ट किया 15% पर एनम, तो इनसे जो कमाई हुई इस इन्वेस्टमेंट से वो आपको दिया हुआ है 19,000 टोटल कमाई। फिर कह रहा है हाउ एवर इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टू सम, फिर कह रहा है कि अगर उसने दोनों सम्स पे रेट्स को इंटरचेंज कर दिया होता, मतलब जो पहला पार्ट उसने 10 पे किया है अगर उसको 15 पे करता, दूसरा पार्ट जो उसने 15 पे किया है उसको मान लिया वो 10 पे करता, तो उसको 2,000 रुपये ज़्यादा मिले होते। ही वुड हैव अर्नड 2,000 मोर। व्हाट अमाउंट वॉज लेंट एट 15%, कितने अमाउंट को 15% पे लेंट किया गया। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ ऑब्जर्वेशन जानना चाहता हूँ कि देखिए आपने क्या किया कि एक अमाउंट है लेट से एक्स, उस पर आपने 10% गेन किया, इनकम उस पर 10% हो रही है एनुअल। एक अमाउंट है वाई जिस पे आपको इनकम हो रही है 15% की, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट में जो उसकी टोटल इनकम है वो 19,000 है, वेरी करेक्ट। फिर कह रहा है कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर दो ना, इसको आपने 15% यहाँ पर कर दिया और इसको आपने 10% यहाँ पर कर दिया, इंटरचेंज करने के बाद ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना ये 2,000 एक्स्ट्रा हो जाती है, बढ़ गई, 2,000 एक्स्ट्रा हो गई, इंक्रीज हो गई, मे बी 21,000 हो गई। मेरा एक रिएक्शन आपसे जानना है कि एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। ये इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बट ये रिएक्शन होना चाहिए, कई सवालों में ये बहुत काम आता है। तो देखिए जब भी आपको ये सवाल दिखे तो मैं आपसे थोड़ा सा एनालिसिस करके ये बता सकता हूँ कि एक्स बड़ा होगा कि वाई बड़ा होगा, ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए समझते हैं इसमें क्या करेक्ट होगा, कैसे आप इसको एनालाइज करोगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे आप, लेट से आपने माना कि एक्स आपका छोटा है और वाई आपका बड़ा है, समझते हैं, राइट। एक्स आपका छोटा है और वाई आपका बड़ा है। अब देखिए मैं क्या कहूँगा कि अगर आपने ये कैलकुलेशन करी और आपने कहा कि ये स्मॉल है और ये आपका लार्ज है, ठीक है, तो आप जरा देखना कि आप कह रहे हो कि 10% ऑफ स्मॉल प्लस 15% ऑफ लार्ज, ऐसा कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। अगले केस में आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो, तो आप कह रहे हो 15% ऑफ लार्ज प्लस 10% ऑफ स्मॉल। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ देखो, सॉरी 15% ऑफ स्मॉल हो जाएगा और 10% ऑफ लार्ज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि पहले क्या था कि एक जो छोटी वैल्यू थी 10% की वो मल्टीप्लाई हो रही थी स्मॉल से, एस से, स्मॉलर बेस से, और जो बड़ी वैल्यू थी वो बड़े बेस से मल्टीप्लाई हो रही थी। आपने जब उल्टा किया तो आप देखो ध्यान से क्या होगा कि जब आप कैलकुलेट करोगे 15% ऑफ स्मॉलर बेस, जो आपके पास बेस दिया हुआ है वो बेस आपका छोटा है, मान लिया 15% ऑफ स्मॉलर बेस है प्लस 10% ऑफ लार्ज बेस है। अब आपको ये पता करना है कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। इनका डिफरेंस ले लो आप, जैसे ही आप इनका डिफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा 5% ऑफ लार्ज माइनस 5% ऑफ स्मॉल। आप खुद देखो क्या ये पॉजिटिव होगा या नहीं होगा अगर मैंने इसका डिफरेंस निकाला, राइट। मतलब ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। अगर मैंने 1 - 2 किया, आप खुद देख लो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, यस, क्योंकि 5% ऑफ लार्ज और ये आपका हो गया 5% ऑफ स्मॉल, राइट। इसको पॉजिटिव होना ही होना है, इसका मतलब ये जो आपका 1 - 2 है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 जो है वो 2 से बड़ा है। 1 अगर 2 से बड़ा है सर, तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर आपने इसको इंटरचेंज किया और ये डिफरेंस मुझे पता है कि पॉजिटिव है, अगर मैंने माना कि y x से बड़ा है तो y अगर x से बड़ा होगा तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला लेस होगा। समझ रहे हो ना आप, ये बहुत ही सिंपल है। ये सिंपल सा ऐसे समझो आप कि आपके पास एक वैल्यू 20 है और एक वैल्यू 30 है। मैंने कहा इसका 15% निकाल लो और इसका 10% निकाल लो। दूसरा मैंने कहा इसका 15% निकाल लो और इसका 10% निकाल लो। तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये केस बड़ा होगा,
राइट, क्योंकि आप जो बड़ी वैल्यू है उसका बड़ा परसेंटेज निकाल रहे हो, राइट, कंपेयर टू कि आप छोटी वैल्यू का बड़ा परसेंट निकाल रहे हो। ध्यान से समझना, जो बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंट है, बड़ी वैल्यू का बड़ा परसेंट है, वो छोटी वैल्यू का आप छोटा परसेंट निकाल रहे हो, राइट। छोटी वैल्यू का जब बड़ा परसेंट निकालोगे तो उस कंपैरिजन में आपको वो ज़्यादा ही देगा। साथ ही साथ ये जो 10% है, 10% आप 30 का निकाल रहे हो, 10% आप 20 का निकाल रहे हो, चूंकि दोनों में गैप ही 5% का था, इसलिए लार्ज वाला डोमिनेट करेगा। आपको फिर से समझा देता हूँ, आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों केस में वही हो रहा है ना कि ये 5% से बढ़ रहा है और ये आपका 5% से कम हो रहा है, लेकिन लार्ज वाले का जो 5% है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि 5% ऑफ लार्ज अगर वाई एक्स से बड़ा है तो वो डोमिनेट करेगा और नेट वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पहला दूसरे से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ केस क्या है, रिवर्स है। यहाँ कह रहा है कि ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू जब बढ़ेगी तो आप ध्यान से समझ लेना, ये तभी हो सकता है जब एक्स वाई से बड़ा हो। एक्स वाई से बड़ा हो, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हायर परसेंटेज है वो हायर बेस की तरफ गया, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस तो 5% का ही था, क्योंकि इंटरचेंजिंग हुई है। तो इंटरचेंज वाले केस में हमेशा आप ध्यान रखना ये चीज़ कि ये रिएक्शन की कौन बड़ा है कौन छोटा है बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। आप खुद देख लो कि अगर बड़ा वाला बड़े वाले की तरफ शिफ्ट होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान देना, अगर रिवर्स डायरेक्शन में सोचूं, मैं कहूँ बड़ा वाला अगर छोटे की तरफ शिफ्ट होगा, बड़ा वाला अगर छोटे की तरफ शिफ्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी इंटरचेंज करने पे। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, इसके थ्रू कम से कम ये रिएक्शन निकलेगा। आपको इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि कई सवाल में टोटल वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। टोटल वैल्यू लेट्स से मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे दी कि टोटल वैल्यू 10,000 है, इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि एक्स वाई से बड़ा है तो कम से कम इतना मालूम चल जाएगा कि इसका जो हाफ है वो 5,000 होता है, तो एक्स की वैल्यू तो 5,000 से बड़ी हो जाएगी और वाई की वैल्यू 5,000 छोटी हो जाएगी। भाई अगर वो बराबर होते तो 5,000 होते। अगर मैंने कहा एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स 5,000 से बड़ा होगा, वाई 5,000 छोटा होगा। इसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, इसके बेसिस पे कई बार तो सही ऑप्शन ऐसे ही मालूम चल जाता है। इसलिए ये रिएक्शन भी डेवलप करो, ठीक है। एनीवेज मैं वापस आ रहा हूँ सवाल पे और ज़रा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कि सवाल ये नहीं था कौन बड़ा है कौन छोटा है, सवाल कुछ और बातें कर रहा है, उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ 2,000 का इंक्रीज़ हुआ। अब एक बात मुझे आप बता दो कि ये इंक्रीज़ क्यों हुआ। आपको कि सिंपल सी स्टोरी है कि ये 10% ऑफ एक्स है, ये 15% ऑफ एक्स है, तो इसमें जो चेंज आया वो आया +5% ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पर ये 15% ऑफ वाई था, अब ये 10% ऑफ वाई हो गया, तो यहाँ डिक्रीज़ हुआ 5% ऑफ वाई का। और इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो क्या है, +2,000, 2,000 से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ से आपको x माइनस वाई सीधा सीधा मिल जाएगा, और वो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 40,000। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो 40,000 है। आपको ये सीखना है कि ये इतना जल्दी कैसे लिखा गया। एग्जाम में जब भी ये चीज़ आएगी तो आपको क्विकली ये चीज़ लिखना आना चाहिए। मैंने क्या कहा, एक्स बेस पे जो चेंज हुआ है वो 10% से 15% का, यानी 5% ऑफ एक्स पॉजिटिव चेंज है क्योंकि 10-15 हुआ है। वाई के बेस पे 15% आपका 10% हो गया है, तो -5% ऑफ वाई हुआ क्योंकि डिक्रीज हुआ। इन दोनों का नेट जो है 2,000 चेंज कर रहा है, लिख दिया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो एक चीज़ आपको और भी मालूम है कि 10% ऑफ एक्स जो है प्लस आपका 15% ऑफ वाई जो है, ये वैल्यू किसके बराबर है आपका, ये वैल्यू 19,000 के बराबर है, राइट। तो आप देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको निकालना क्या है, वाई किस अमाउंट को 15% पे इन्वेस्ट किया गया, राइट। अर्लियर कम्बिनेशन में रिवर्स करके तो कह रहा है 2,000 से बढ़ जाता है। तो अगर ये आपको कैलकुलेट करना है, मान लिया वाई की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर, सो वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दो, तो ये हो गया आपका 40,000 प्लस वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी मैंने 40,000 प्लस वाई। जैसे ही मैंने ये रखा, देखो 10% क्या निकालेगा, ये 10% आपका निकाल के देगा 4,000, तो ये हो गया आपका 4,000 प्लस 10% ऑफ वाई, 10% ऑफ एक्स विल बी 0.1x, है ना, 0.1 वाई, सॉरी। और ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, प्लस 15% वाई का तो है ही है, या इसको आप सीधे सीधे 10% ऑफ वाई लिख दो, ज़्यादा अच्छा है ना। और ये आपका 15% ऑफ वाई है, ये वैल्यू आपकी 19,000 है। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपनी वाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ बनाएगा 25% ऑफ वाई
और ये 4000 माइनस 19 करोगे आप तो बनाएगा 15000, और ये 25% है, ध्यान रखना। 25% ऑफ वाई अगर 15000 है तो वाई की वैल्यू क्या होगा 4 टाइम्स 25%, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100% बनाएगा। 60,000 जो है आपका वो कौन सा ऑप्शन है, वो आपका बी ऑप्शन है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ इक्वेशन है, बट इक्वेशन ऐसी कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये ऑब्टेन करने में कोई वक्त लगेगा नहीं। x माइनस वाई मालूम चल गया, x माइनस वाई मालूम है तो x वाई के टर्म्स में मालूम है। फिर जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें क्विकली इन वैल्यूज़ को बस रिप्लेस करना है, तो उधर कंबाइन होकर ये 25% ऑफ वाई बना देगा, यहाँ 15,000 और आसानी से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कोई चैलेंज नहीं है इस क्वेश्चन में, आप परेशान ना हो कि बहुत बड़ी इक्वेशन है, कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है, ठीक है, छोटा सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बृंदा बोरोड ₹1000 टू बिल्ड ए हट, सी पेज 5% सिंपल इंटरेस्ट, सी लेंड्स द हट टू रामू एंड रिसीव्स द रेंट ऑफ ₹12.5 per month from Ramu. In how many years Brinda ought to clear off the debt? देखिए क्वेश्चन में कहानी क्या है कि जो बोरो किया गया अमाउंट वो ₹1000 का है टू बिल्ड ए हट, तो ये हम मान के चलेंगे कि बृंदा का टोटल ₹1000 का एक्सपेंस हो गया एक हट को बिल्ड करने में, जो कि अमाउंट लोन पे आया था। और इस पे कितना जाना है, इस पे जाना है 5% पर एनम का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर दिया हुआ है सी लेंड्स द हट टू रामू, ये रामू को हट लेंड करती है और उसे क्या मिलता है ₹12.5 पर मंथ मिलता है रामू से, ₹12.5 पर मंथ। फिर करिए इन हाउ मेनी ईयर्स बृंदा ऑट टू क्लियर ऑफ द डेप्ट, कितने साल लगेंगे बृंदा को ये जो ₹1000 का डेट है इसको क्लियर करने में, ठीक है। मतलब जो ₹12.5 इसको मिल रहा है किराया और वो पे 5% का ब्याज भी वो पे कर रही है, तो कितने वर्षों में ये ऋण जो है चुकता हो जाएगा। तो आपको देखिए कैसे अंडरस्टैंड करना है। हम 1 ईयर की जरा स्टोरी देखते हैं, इसमें क्या है। 1 ईयर की स्टोरी में हम देखेंगे कितना इंटरेस्ट बृंदा ने पे किया, वो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। 5% पर एनम है तो 5% ऑफ 1000 विल बी सिंपली माइनस ₹50। तो बृंदा ₹50 पे करेगी अपनी तरफ से, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट टूवर्ड्स द लोन। प्रिंसिपल भी वापस करना है उसको, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ₹50 तो उसको देना ही देना है। साथ ही साथ ₹12.5 अगर वो ले रही है एज ए रेंट पर मंथ, तो 12 मंथ में उसको कितना रेंट मिल जाएगा, देखो आप, ये हो गया 144 प्लस 6 दैट इज़ ₹150। तो ₹150 का तो रेंट मिलेगा ऐसे एक साल में बृंदा को। तो ये ₹150 मिला, इसमें से मैंने ₹50 इंटरेस्ट जो जाना है वो माइनस कर दिया, तो भी नेट प्लस ₹100 बृंदा के पास एवरी ईयर बचेंगे। अब ये ₹100 कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो ₹1000 का है जो बोरो किया गया। इंटरेस्ट का तो देखो यहाँ एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करने के बाद ₹100 बच रहे हैं, तो वो ₹100 अगर जाएंगे मूलधन को, प्रिंसिपल को कवर करने में, तो 10 साल और लग जाएंगे, यानी इसका आंसर हो गया ए 10 ईयर्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल था। नेट सरप्लस कितना क्रिएट हो रहा है, ₹100 इंटरेस्ट को बैलेंस करके, ₹100 फॉर 10 ईयर्स विल गिव मी ₹1000, ठीक है, सब कुछ खत्म। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब ये कह रहा है 10 साल में, अगर 10 साल की हम बात करें, 10 ईयर्स की बात करें, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्लस ₹600 है, ठीक। फिर कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल को 5 सालों के बाद ट्रिपल कर दिया जाता है, ट्रिपल का मतलब 3 गुना, 3 टाइम्स, तो बताओ 10 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा। आप जरा मुझे एक बात बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी तो आपको मालूम ही है कि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल इंटरेस्ट लगता है, ये पता है हमें। तो जैसे यहाँ पर जो कहानी है ना, 10 साल की ₹600 अगर जा रहे हैं, तो मैं अगर 5 साल में लिखता तो क्या होता, आप कहते 5 साल में ₹300 होता। अगर मैं 600 को 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट का केस है, ₹300 जाएगा इंटरेस्ट 5 साल में। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अगले 5 साल का भी ₹300 ही होगा सिंपल इंटरेस्ट का, अगर प्रिंसिपल वही रहता, ये वाला केस। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट को यहाँ प्रिंसिपल को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया,
तो आप मुझे बताओ कि अगर प्रिंसिपल 3 गुना हो जाए, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, लिखा कुछ बात ही नहीं करी रेट की, मतलब रेट वही है, प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, रेट वही रह गया। आप मुझे बताओ कि जब आप कैलकुलेट करते हो सिंपल इंटरेस्ट तो ये प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता है? यस। अगर आपने प्रिंसिपल पी लिया तो जो भी इंटरेस्ट आएगा, अगर प्रिंसिपल 3 गुना कर दिया तो वो भी 3 गुना हो जाएगा, रेट अगर वही रहे, टाइम पीरियड वही रहे। यहाँ देखो टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है, लेकिन आपने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया, तो ये जो आपका इंटरेस्ट यहाँ से आने वाला है ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये 3 गुना अगर हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। तो आपका टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? ये बनेगा 1200, राइट, 1200 रुपये। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं था, बट थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको ध्यान देने का, लीनियर रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल 3 गुना तो आपका इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा और आंसर आपका 1200 रुपये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ ₹9600 इज इन्वेस्टेड एट ए 5% एनुअल रिटर्न। 5% का एनुअल रिटर्न मिलेगा, मतलब हमारे पास 9600 रुपीज़ अगर है तो इसको कह रहा है कि 2 टुकड़े किए गए हैं, देखो ध्यान से, एक 5% पे चला गया और एक 3% पे चला गया। ये इतना रिटर्न दे रहा है, मतलब ठीक है, जो भी पार्ट 5% पे गया, लेट्स से आप उसको x बोल दो, कुछ पार्ट इसका y जो है वो 3% पे गया, तो कुल मिला के ये रिटर्न यहाँ से मिलेगा 5 और 3। फिर कह रहा है जो भी एनुअल इनकम हो रही है दोनों पोर्शन से वो सेम है। आपको पता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जैसे इन्होंने बोला कि दोनों सोर्सेस से जो इनकम हो रही है वो सेम है, आपको x/y जो है ना वो मिल गया। कैसे? वो हो गया 3/5। कैसे? आप बताओ, अगर वो कह रहा है कि यहाँ से जो रिटर्न आ रहा है वो 5% ऑफ x है, यहाँ से जो रिटर्न आ रहा है वो 3% ऑफ x है, 3% ऑफ y है, अगर ये दोनों रिटर्न सेम है तो आप मुझे बताओ x और y का रेशियो क्या होगा? 3/5 ही होगा कि नहीं होगा? यस, वही है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x वाली कहानी है। तो ये अगर 5/3 का रेशियो रखते हैं तो यहाँ 3 और 5 का रेशियो आ गया। अब ये वैल्यू देखो 96 है, इनका सम क्या है? 8 को 96 बनाना है तो आपको 1200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, 8 पार्ट अगर 9600 है तो 1 पार्ट आपका 1200 होगा। अब एक चीज़ आप बताओ, 1 पार्ट अगर 1200 हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3600 हो गई। टोटल रिटर्न पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे कि जो टोटल रिटर्न है वो देखो यहाँ से मिल रहा है 5%, यहाँ से 3% मिल रहा है, लेकिन बेस भी बदल रहा है, दोनों अल्टीमेटली बराबर हैं। तो आप एक वैल्यू निकाल के डबल कर दो, आप कहोगे यहाँ है ये 5% ऑफ 3600 कैलकुलेट करूँगा, दूसरा भी वैल्यू वाइज इसी के बराबर होगा क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों के रिटर्न बराबर हैं। तो एक्चुअली मैं निकाल लूँगा सीधे 10% ऑफ 3600, वो आ जाएगा 360। नन ऑफ दिस। आप चाहो तो चेक कर लेना, आप 5% ऑफ 3600 निकाल लेना, यहाँ आपको मिलेगा 3% ऑफ 6000, एक ही चीज़ निकल के आएगा 180। मैंने सीधा लिख दिया कि 10% ऑफ 3600, इसी का डबल कर दिया, आसानी से आंसर मिल गया, नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑब्टेन बाय महेश बाय इन्वेस्टिंग ₹1500 फॉर 2.5 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम is equal to the amount obtained by Suresh by investing a certain sum for 2 years at 5% per annum simple interest, then the sum invested by Suresh is। देखो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर जैसे ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि महेश का जो इन्वेस्टमेंट है 1500 रुपये का, ये बोल दिया कि 2.5 years के लिए उन्होंने किया है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यहाँ पर इन्होंने बात नहीं करी कि SI है या CI है, जब बात नहीं की जाएगी तो आपको डिफ़ॉल्ट SI लेके चलना है। पहले केस में इन्होंने बोला ही नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। यहाँ बोला है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले केस में जब नहीं दिया जाएगा कुछ भी इस केस में तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मान के चलना है, राइट। यूजली इन्हें क्वेश्चन में देना चाहिए, कुछ नहीं देंगे तो SI मानोगे आप। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर क्या केस है। यहाँ पर केस यही है कि देखो ये 1500 रुपये है और 8% से 2.5 years, सो 8% है आपका और ये आपका 2.5 years है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के केस में, इसको कंबाइन कर सकते हो ऐसे करके कि 1500 है, 8 2 16, 8 × 0.5 कितना हो गया? ये हो गया आपका 20%। तो कुल मिला के यहाँ पर 20% का इंक्रीज़ है नेट, राइट। ये एक स्टोरी बन रही है यहाँ पर।
ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये मिलने वाली है 1500 इंटू 1.2। आप चाहो तो इसको 20% सीधा निकाल भी सकते थे कि ये 300 के बराबर होगा, 1800 यहाँ पर दे देता। तो फिर कह रहा है कि इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन बाई सुरेश बाई इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बताओ अगर 5% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट में कोई चीज़ इन्वेस्ट की जाएगी तो उसमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। 5% पर एनम फॉर 2 years 10%। यहाँ अगर अमाउंट एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 1.1x हो जाएगा। और ये दोनों आप कह रहे हो कि आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसने पूछा क्या है कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड बाई सुरेश। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल यहाँ पर आप कहोगे कि ये वैल्यू है 1500 इंटू 1.2 अपॉन 1.1, राइट। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो कैलकुलेट कर लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 1800 अपॉन 1.1 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1, देन 6 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। ये ऑप्शन ठीक है। अगर आप इतना तेज़ डिवाइड नहीं कर सकते हैं ऐसे तो कुछ और तरीका भी बता सकता हूँ मैं आपको, है ना, राइट। तो देखिए वो तरीका आपका ये हो सकता है कि डिवीज़न, लेकिन उसमें भी करना ही पड़ेगा, मतलब आप डिवीज़न से बच नहीं सकते हो यहाँ पर। तो बेटर है कि आप इसको डिवाइड ही कर लो, राइट, ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसा कर सकते थे कि 1/11 को ना सीधे 1.1 था ना, ये आपको पता ही है कि इसको 0.909 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। वहाँ से भी आप निकाल सकते थे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते सीधे, राइट। तो 18 टाइम्स 9 आपको पता है क्या आता है, ये आपको देता है 162। फिर वही वैल्यू आगे हो जाती है आपकी 162, 0 आ जाता। फिर आपका 0.0 है, 09 और है तो ये 162 ऐसे आ जाता। तो आपका यहाँ से 1636 तो मिलता ही मिलता, आगे भी मतलब ये कंटिन्यूड रहता। तो 1636 तो आपका आना ही आना है, यही ऑप्शन हो सकता है फिर, क्योंकि 1636 वहीं अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिवीज़न था, बाकी सवाल में कोई दम नहीं है ऐसा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10% पर एनम के हिसाब से। फिर कह रहा है डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बिटवीन 3rd ईयर एंड 2nd ईयर। जो इंटरेस्ट मिला है 3rd ईयर में और 2nd ईयर में, कह रहा है द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बिटवीन 3rd ईयर एंड 2nd ईयर दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो प्रोवाइडेड है, अनुज ने कितना अमाउंट जमा किया वो बताना है, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है I2 और I3, ये जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है वो दिया है आपको 1100। और आपसे पूछ क्या रहा है कि अनुज ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया। यहाँ पर दूसरे साल का इंटरेस्ट और तीसरे साल के इंटरेस्ट में 1100 रुपये का अंतर है, ये दिया हुआ है। और आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट भी हर साल 10% से ही बढ़ेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर ये 10% वैल्यू जो डिफरेंस है दिया हुआ डिफरेंस जो है वो 1100 है, तो ये 10% अगर 1100 है तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 11,000 होगा। केवल दूसरे साल का इंटरेस्ट ही मेरा 11,000 होना चाहिए, क्योंकि 3rd ईयर का इंटरेस्ट 2nd ईयर के इंटरेस्ट से 10% ज़्यादा होता है। 10% की वैल्यू 1100 है, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 11,000 रुपये हो गया। आपको पता है अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट ही 11,000 है तो जो प्रिंसिपल की आप बात करो ना वो इस रेंज में नहीं होगा, वो तो लाख में जाने वाला है, लाख के आसपास आने वाला है। कैसे, आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आप सिर्फ ये अमाउंट निकालने यहाँ चले जाओ, ये अमाउंट आपको पता है ये अमाउंट कितना आएगा, ये है 10%, यहाँ जो भी अमाउंट था वो 11,000 के बराबर है। तो ये वैल्यू 1,10,000 रुपये आ गई, ये वैल्यू आपकी 1,10,000 रुपये आ गई, है ना। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर ये वैल्यू 1,10,000 रुपये आ गई तो ये आई होगी 10% इंक्रीज होके पिछले साल के
प्रिंसिपल से, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी 1 लाख होगी। तो जब ये 1 लाख होगा तो ये 1,10,000 रुपये होगा, और यहाँ फिर जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 11,000 होगा, और उस पर 10% बढ़ा हुआ मिलेगा अगले साल का इंटरेस्ट, जो कि 1,100 होगा। यानी यहाँ पर जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1,10,000 आने वाली है यहाँ पर, और ये वैल्यू 1 लाख आएगी। सो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल है वो आपका 1 लाख होगा। तब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 11,000 आएगा, और अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 12,100 आएगा, जिनका डिफरेंस क्या होगा 1,100। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम वन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इज ₹16। तो कह रहे हैं 2 साल में 10% ब्याज दर से जो CI और SI का डिफरेंस है एनुअल कंपाउंडिंग में वो ₹16 है। तो कह रहे हैं कि अगर उसको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग किया जाता तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का वो क्या होगा। कहानी समझाता हूँ। एनुअल कंपाउंडिंग 2 साल का मामला, 2 years एनुअल कंपाउंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, तो मैंने लिख दिया 10% पर एनम आसानी से इसे। और ये जो वैल्यू आएगी इसमें जब CI और SI का डिफरेंस आप कह रहे हैं लिखोगे, CI माइनस SI फॉर 2 years निकालोगे, यही कंपाउंड इंटरेस्ट में ले लो और यही सिंपल इंटरेस्ट में ले लो 10%। 2 साल में अगर निकालोगे तो CI माइनस SI 2 साइकिल्स का, जो कि 2 years के बराबर है, यहाँ पर कितना आता है आपको पता है 1% आता है प्रिंसिपल का, तो मैंने 1% लिख दिया। ये वैल्यू अगर 16 के बराबर है तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल मालूम चल गया कि नहीं, प्रिंसिपल कितना होगा 1600 होगा। आप कह रहे हैं अगर यही हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर दो सर, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब आपको मालूम है क्या है, इसका मतलब हुआ कि 5% हर स्टेज पे, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर आप SI निकालने गए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में, आपको पता है कैसे होगा भाई, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था पर एनम, वो कंप्यूट हो गया 6 महीने में कितना हो गया 5% हो गया। 2 साल के पीरियड में नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी हो गई 4 हो गई। तो आप कहोगे यहाँ पर जो टोटल SI आएगा वो तो 20% ही आएगा, क्योंकि SI सेम ही रहता है 5%, 5%, 5%, 5% जुड़ के 20% बनाएगा। लेकिन यहाँ जो CI है वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू 1600 है, ध्यान से समझना, ये वैल्यू आपकी 1600 है। अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ से मुझे क्या निकल के मिलने वाला है अगर मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने गया तो। सो आप कहोगे देखो बहुत मुश्किल नहीं होगा, कंप्यूट करते हैं आसानी से। यहाँ 5% आप निकालो तो कितना आ जाएगा आपका, या आप कहोगे 80 आ जाएगा, राइट। 5% यहाँ पर 80 आएगा, तो ये आपका CI हुआ 80। यहाँ पर SI तो हर स्टेज में 20 ही होगा, SI सॉरी 20 कर रहा हूँ, 80 ही होगा, राइट, क्योंकि 20% अगर आप निकालने गए 5% तो हर बार है ना, तो ये भी 80 ही होगा। पहले साइकिल में तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। सेकेंड साइकिल की बात करें तो आप कहोगे सेकेंड साइकिल में जब आप निकालोगे तो यहाँ का जो इंटरेस्ट आने वाला है वो 5 एक्स्ट्रा आएगा, ध्यान से देखना 5% एक्स्ट्रा आएगा। ये जो 5% एक्स्ट्रा आपका आता है वो 4 को करस्पॉन्ड करेगा, मैं लिख रहा हूँ +4 किससे 80 से, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 4 ही आएगा, वो 4 ही आएगा, उसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, राइट। फिर देखो यहाँ पर जो बनाएगा टोटल 84 बनाएगा। अब 84 में क्या जुड़ेगा फिर से, उसका 5% 4.2 जुड़ जाएगा, राइट 4.2। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आने वाला है यहाँ पर वो डिफरेंस आएगा आपका 8.2। कैसे 8.2 मैंने लिखा, आपको अगर कोई तकलीफ तो लिख लो, आप 84 लिख लेना, उसका 5% एक्स्ट्रा निकाल लेना, तो यहाँ 4.2 आएगा, तो ये आपका 88.2 आएगा। लेकिन आपका SI तो हर स्टेज में 80 ही है। आप ध्यान से देखना, अगले स्टेज में गए तो इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% क्या होगा, हाफ कर दो पहले, तो 50 निकलेगा, डेसिमल शिफ्ट कर लो, हाफ किया तो ये 441 बनाएगा। अगर ये 441 बनाएगा तो 8.2 प्लस 4.41, राइट। तो ये वैल्यू आपकी क्या बनाएगी, ये वैल्यू आपकी बनाएगी, एक्चुअली यहाँ जब आपने इसको लिखा तो आप देख सकते हो कि देखो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आई, यहाँ से डिफरेंस आया 4 + 8.2, ध्यान से देखना 4 + 8.2 + 12.61, तो 0.61 और 0.2 मिला के 0.81 अंत में आने वाला है। एक ही ऑप्शन में है ए, जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हो आप। ये हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 8.2,
फिर हो गया आपका 12.61, तो 24.81 आपकी वैल्यू निकल के आ गई CISI का डिफरेंस। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है हर स्टेज में सिंपल इंटरेस्ट 80 ही रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं ना, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 80 तो माइनस होना ही होना है, सो मैंने वही बोला 80 प्लस 4 एक्स्ट्रा हुआ तो 80 प्लस 4 हुआ, वो 80 कोई अंतर नहीं देंगे, 4 बचेगा। फिर आपका 88.2 आया, 80 माइनस हुआ 8.2 मिला। सारी चीज़ें कर चुके ना, CI माइनस SI, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वट एवर, वही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर आप कैसे इसको आसानी से लिख सकते थे। पहले साल का डिफरेंस तो 0 ही आएगा, सेकेंड ईयर का डिफरेंस क्या है आपका 4 कैसे निकालोगे आप जल्दी, सेकेंड ईयर का डिफरेंस निकालना है तो इस 5% का स्क्वायर कर लो। 5% का अगर आपने स्क्वायर कर लिया तो 25 मिला, 25 को 100 से डिवाइड किया, 1/4% आया। 1600 का फिर आपने 1/4% निकाला, राइट, 1/4% आप निकालो ना 1600 का, सो 1/4 इंटू 16 आया, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है मैंने, उस तरीके से भी निकाल सकते थे आप। फिर आप आगे बढ़ोगे, तीसरे साल का डिफरेंस आपको लिखना है, तो मैंने वही बताया था कि आप कैसे लिखते हो, वो लिखते हो आप 4, ये वाला 4 + 4, राइट, प्लस आप क्या करते हो 5% ऑफ 4, तो वो 0.2 हो गया, उसमें भी कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। फिर आपको ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, राइट, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आई उसको आप कैसे लिखते हो, वो वैल्यू आपकी बनाती है ऐसे 4 प्लस 8.2, राइट, प्लस 5% ऑफ 8.2। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। आपको अगर वैसे भी लिखना है तो आप लिख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा 24.81। जो तरीका अपनाना है अपनाइए, जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन जब स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप सीधे एरो बना के भी देख सकते हो कि क्या डिफरेंस आने वाला है। या आप एक तरीका और भी अपना सकते थे, आप ना वो निकाल लेना जाके टोटल CI निकाल के टोटल SI में से घटा दो। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको कुछ याद हो 4 3 2 1 करके, कि टोटल CI कैसे निकालते हैं। टोटल CI निकाल के टोटल SI माइनस कर देना, तो वो भी आप होमवर्क के तौर पे ट्रीट करो। वो मैंने जब फंडा पढ़ा रहा था उससे मैंने आपको समझाया था, तो उसको इस्तेमाल करके भी आप यहाँ इसको लगा सकते हैं। करिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन बोरोज ए सर्टेन सम एंड पेज इट बैक इन 2 years in 2 equal installments. If the compound interest is reckoned at 4% and if he pays back annually rupees 666, then the sum he borrows is। देखिए इतना आसान सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ कहानी क्या है। यहाँ कहानी कह रहा है कि एक आदमी है ना, वो एक अमाउंट को पे कर रहा है 2 सालों में 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 4% के रेट से रिकॉन किया जाता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि 676 का इक्वल इंस्टॉलमेंट वो आपको देता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये सवाल कितनी आसानी से निकलेगा अगर आपने लॉजिक क्लियर किया हुआ है। ये t = 0 है, ये t = 1 है, और ये आपका t = 2 है। आपसे क्या पूछ रहा है, पहले आप ये ज़रा समझो। आपसे पूछ रहा है कि कितना सम उसने बोरो किया। मान लेता हूँ ये x है जो उसने सम बोरो किया, x मत मानो a मानो, x तो हम लोग यूजुअली इंस्टॉलमेंट के लिए लिखते थे। ये आपका a हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। यहाँ इंस्टॉलमेंट x पे किया, यहाँ इंस्टॉलमेंट x पे किया, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू उन्होंने दे दी है, बट एनीवेज मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो क्या करना है, आपको a निकालना है ना, तो देखिए मैं कहूँगा कि मैं वापस आऊँगा, एक्चुअली मैं वापस आऊँगा, यही निकालना है सीधे, तो मैं वापस आ जाता हूँ और मैं इस पे इन दोनों की वैल्यूज़ निकालूंगा। आपको होगी ये होगा x अपॉन रेट दिया है 4%, मतलब जाते समय 4% बढ़ेगा। 4% का मतलब क्या होता है आप ज़रा बताओ। अगर मैं किसी वैल्यू को 4% बोलता हूँ इंक्रीज़, तो 4% इंक्रीज़ का मतलब होता है, आप ध्यान से समझना, 4% इंक्रीज़ का मतलब होता है +1/25। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना चाहूँ तो ये बनेगा 1 + 1/25, यानी 26/25। तो अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26/25 है तो देखना ज़रा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो ऐसे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 26/25 से। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो ऐसे यहाँ से यहाँ, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 26/25 से। या फिर यूँ कहें
26/25 से डिवीजन का मतलब 25/26 से मल्टीप्लिकेशन। फॉरवर्ड डायरेक्शन 26/25 से मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स डायरेक्शन 25/26 से मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स। ठीक है, तो अब आप कहोगे देखो ध्यान से कि ये अगर x है, यहां मैं वापस आ रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं उल्टा जंप कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवीजन का मतलब 25/26 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 25x/26। यहां पर आप कहोगे कि ये काम आपने 2 बार किया, t = 2 से शुरू किया, 1 पे आया, 1 से गए 0 पे, 2 बार किया, 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार। तो ये आपका दोबारा यहाँ 2 बार लगाओगे आप, तो ये 25 स्क्वायर बनेगा, यानी 625 बनेगा, डिवाइडेड बाई 676x बनेगा। कुल मिला के कहानी क्या हुई कि जो आपकी a की वैल्यू है, ये तो अमाउंट है जो बोरो किया गया, और ये इसी मोमेंट पे ये 2 अमाउंट जो हैं जो कि पे किए गए हैं आगे, उनका इस मोमेंट पे वैल्यू है। तो जो a की वैल्यू है इन दोनों का सम होगी। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई है x की, कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो 676 है। तो आप कहोगे a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x रख दो 676, तो 676 खुद ही 26 का स्क्वायर होता है। तो 25x/26 जो है आपका, अगर x आपका 676 है यानी 26 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होगा, ये बनाएगा 25 × 26। ये वैल्यू कितनी हो गई आप देखो ज़रा, 650 हुई कि नहीं? यस, बहुत ही आसान है। 25 × 26 निकालो, 500 + 150, 650 आ गई। तो ये वैल्यू आपकी 650 आ गई, तो ये 650 लिख दिया मैंने, प्लस ये जो वैल्यू है आपकी, अगर x को आपने 676 रखा तो पूरा 676 कैंसिल होगा, ये बचेगा 625, इनका सम क्या आ जाएगा 1275। तो देखिए इंस्टॉलमेंट में मैंने जो आपको लॉजिक पढ़ाया है, अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गया तो देखिए कोई भी सवाल बन जाएगा, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, राइट। a की वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको बस चीज़ें सही से समझने की ज़रूरत है, कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर खन्ना टुक ए लोन ऑफ ₹10,000 ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 3% पर एनम। द टोटल अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग इज इंटरेस्ट। यहाँ पेइंग की स्पेलिंग जो है थोड़ा सा गलत है, यहाँ ऐसे कर लो आप, PAY होना चाहिए। विल बी पेइंग इज इंटरेस्ट इन 2 years इज 3% ऑफ हिज मंथली सैलरी, राइट। तो बताना है कि उनकी मंथली सैलरी कितनी है। आप जरा बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो 3% पर एनम से चार्ज होगा 2 सालों तक, यानी 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6% ऑफ दिस अमाउंट। पर कह रहे हैं ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 6% ऑफ 10,000, दिस इज इक्विवेलेंट टू ओनली 3% ऑफ मंथली सैलरी। जो भी खन्ना जी हैं उनकी मंथली सैलरी के 3% के ही बराबर है। आप मुझे बताओ कि किसी भी क्वांटिटी का 6% और एक दूसरी क्वांटिटी है उसका 3% ही उसके बराबर है, तो ये खन्ना जी की जो वैल्यू है डबल होगी। 6% ऑफ 10 और यहाँ 3% लिया तो यहाँ सिंपल सा बात है 20,000 आएगा, तभी बराबर होगा। क्योंकि परसेंटेज अगर हाफ हो गया तो बेस डबल होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। तो बेस डबल करने के लिए सी ऑप्शन सही होगा, 20,000 विल बी द राइट आंसर हियर इन दिस केस, नो अदर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है, सही से समझना है बस कि 6% टोटल वैल्यू का 3% 2 साल इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ मंथली इनकम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नायर की जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो 22,500 है। फिर कह रहा है उसने लोन लिया 30,000 का सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। सो फिर कह रहा है कि जो अमाउंट है जो वो पे करेगा सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 3 साल में, वो उसकी कितनी परसेंट है मंथली सैलरी का, राइट। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। आप जरा देखना, नायर की जो मंथली सैलरी है, मैं लिख रहा हूँ मंथली सैलरी जो नायर की है वो है क्या 225,000, और जो लोन अमाउंट है वो कितना है 30,000। आप अगर खुद ध्यान से देखो तो इसका अगर निकालोगे ना आप रेशियो, 75 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 3:4। अब देखो क्या कह रहा है ये
कि यहाँ पर सिंपल सा कह रहा है कि 5% पर एनम से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इस पे, तो आप कहोगे इस पे 15% जाएगा, राइट। बेस 4 है, इस पे 15% जाएगा, 3 साल 15%, तो टोटल अगर वैल्यू बेस को मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो ये 60% को करेस्पॉन्ड करेगा। और यहाँ पर वही चीज़, द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग ए सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी अगर 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है, तो मंथली सैलरी अगर 3 को करेस्पॉन्ड कर रही है तो मुझे यहाँ 20% चाहिए होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन जो है 60% होगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। या आप ऐसे समझ सकते थे कि अगर बेसिस 3:4 में है, बेसिस अगर 3:4 में है तो परसेंटेजेस आपको 4:3 में लेने पड़ेंगे, तभी बराबर होगा। भाई ये बेसिस हो गया और ये परसेंटेज वैल्यू हो गई। तो अगर बेस आपका 3:4 में है तो परसेंटेज आपका 4:3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ऐसे होता है। सो अगर आपको बेस 3:4 में मिला तो परसेंटेज वैल्यू 4:3 में होनी चाहिए। 4:3 में मतलब ये अगर 15% है तो ये क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह के सवाल तो ओरली बहुत आसानी से आपसे निकलेंगे बिना किसी समस्या के, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड बाय सुरेश ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम वॉज रुपीज दिस। तो कह रहा है कि 2 साल के अंत में 8% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट अर्न हुआ वो 1614.40 है। तो बताना है कि टोटल अमाउंट कितना वापस मिला 2 साल के अंत में। टोटल अमाउंट को डिफाइन भी किया है इन्होंने कि वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अर्नड है, ठीक है। बी ऑप्शन। ऑप्शन पे नजरें हमेशा रखें, ठीक है। बताता हूँ, कैलकुलेशन भी करना है तो कैसे करना है, पर ये बहुत ही आसान केस था, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि भाई 8% को अगर आपने 2 बार लगा दिया तो क्या होगा। 8% का जो 2 बार होता है ना, इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो 16.64 होता है। आप कहोगे कैसे। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि 8% अगर है तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट CI और साई में डिफरेंस कितना होगा फॉर 2 years। 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे 0.64 आएगा, 0.64% हुआ। और SI कितना होगा 2 साल का, 16% होगा। तो CI कितना होगा 2 साल का, 16.64% होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 से चलेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, 8 को फिर से 8% से बढ़ा देंगे तो ये 0.64 और बढ़ जाएगा, 8.64 बना, टोटल ये 116.64 हो गया। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर 8% आपने सक्सेसिव लगाया 2 बार, या फिर कह लो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो 100 रुपीज़ जो है आपका 116.64 हो जाएगा। और जब भी कंपाउंडिंग दी नहीं जाती है कि एनुअल कंपाउंडिंग है या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो आपको मान के चलना है कि एनुअल कंपाउंडिंग है, ठीक है। जैसे जब कुछ दिया नहीं जाता तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं, ऐसे ही जब कुछ भी कंपाउंडिंग के बारे में नहीं दिया है तो एनुअल कंपाउंडिंग है। तो अगर हमने 100 रुपीज़ से शुरुआत करी ना तो हमें 116.64 मिलेगा इस अरेंजमेंट में। अब आप कहोगे कि देखो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आप कहोगे हमें यहाँ इंटरेस्ट मिला 16.64 के बराबर। क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या दी हुई है आपकी कि ये किसके बराबर है, 1414.40 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, अमाउंट जो बाद में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 116.64 मिल रहा है। अब देखिए आंसर कैसे मार्क हो सकता था डायरेक्टली। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपको ये अगर क्लैरिटी है कि भाई 8% का इक्विवेलेंट नेट क्या होगा, CI 16.64% होगा, वो आपका इसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, अमाउंट, यानी ये निकालना है 116.64 निकालना है, क्योंकि अमाउंट वही होगा ना। 100% से शुरू करोगे तो ये परसेंटेज के टर्म में अमाउंट हो गया। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, देखना है कि ये वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 7 टाइम्स जा रहा हूँ तो आपको देखो 16 7 से आपको क्या मिलेगा 112, और ये जो 64 है इंटू 7 आपको निकालना है, राइट। ये आपको क्या दे देगा 448। देखो ना ध्यान से, 0.64 टाइम्स 7
64 टाइम्स 7 कितना होगा आपका? बहुत ही आसान है, 420 + 28 448। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल रहा है? 116.48। 7 गुना करने पे आप खुद देखो, 7 गुना करने पे आप एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? यू आर रीचिंग वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। सो ये भी 7 टाइम्स रफली जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर इसको आप 7 टाइम्स लेके गए तो आप बताओ मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? आप कहोगे 98 2.8, राइट? सो 98 2.8 आपको मिल गया 9900.8। अब आप कहोगे ये वैल्यू जो मैंने निकाली है ये तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन आप खुद ही देख लो कि बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो बिल्कुल सही नहीं हो सकती ना, क्योंकि 7 टाइम्स जब आप जा रहे हो तो आप 116.64 के आसपास पहुंच रहे हो, तो यहाँ भी 7 टाइम्स गए हैं तो ऑप्शन के आसपास होने चाहिए ना 9900। एक्चुअली थोड़ा सा और जाना है आपको, थोड़ा सा और जाना है आपको, और वो भी आप देख सकते हो कितना जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे कि 116.64 चाहिए, आपने अभी जो निकाला है वो निकाला है 116.48, कि वो वैल्यू आपकी 9900.8 के बराबर है। इतना सफिशिएंट आंसर मार्क करने के लिए थोड़ा सा और जाना है। आप कहोगे चाहिए तो ये था, तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 0.1664 निकाल सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे निकाल सकते हो, वो ये होगा। अगर मैं इसको 0.1664 कर दूँ तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 14.14 के। तो आप कहोगे कि यहाँ पर आप 0.1664 रफली ऐड कर दो। कितना ऐड करोगे आप? 14.1444 ऐसे करके देखो 9914 पॉइंट समथिंग आ गया कि नहीं आ गया? बी ऑप्शन। तो जितना करीब जाना है चले जाएंगे, है ना। डिवीज़न इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप बना देते हो, क्योंकि आप गलत तरीके से कैलकुलेट करते हो। ऐसे करोगे तो हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप परेशान ना हो। जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ सब बहुत काम आएंगी आपके, इसलिए इसको बिल्कुल 100% आप समझ के चलें कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन में इस्तेमाल करके चीज़ों को आसान किया जा सकता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सब चीज़ ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम ऑफ रुपी है 3903, उसको डिवाइड किया गया है पी और क्यू में इस तरह से कि शेयर ऑफ पी एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ क्यू आफ्टर 10 ईयर्स। फाइंड द शेयर ऑफ पी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड एनुअली। पहली बात तो रेट की जो बात की गई है वो कह रहा है कि 4% है, उसको कंपाउंडिंग किया गया एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। 3903 जो है आपका ये टोटल अमाउंट है, और ये कह रहा है कि जो P का शेयर है और P और Q में डिवाइड किया, मान लेते हैं P को X मिला और Q को Y मिला, समझना ध्यान से। अब ये कह रहा है कि जो P है 8 साल के अंत में आप अगर 4% का इंटरेस्ट लगाओगे सर फॉर 8 ईयर्स, आप खुद बताओ 4% ऐसे लगाओगे 8 बार, हर स्टेप पे 4% करके जाओगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर स्टेप पे क्या होगा? 1.04 8 बार गए तो 1.04 पावर 8 टाइम्स x, ये हो जाएगा अमाउंट। ये तो परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है आपको, हर स्टेप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहोगे ये 10 साल के बाद कह रहा है इसको, Q जो है 10 साल के बाद जो अमाउंट होगा तो ये 1.04 टू द पावर 10y के बराबर होगा। ये दोनों अमाउंट आपस में बराबर है। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x रेशियो y जो है ना, ये 1.04 का होल स्क्वायर रेशियो 1 बना रहा है। अब आप कहोगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? देखो 1.04 का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो 26/25 होता है। क्यों? क्योंकि 4% खुद ही जो है आपका जो है 1/25 होता है। 4% आपका 1/25 होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर फ्रैक्शन में निकालोगे तो ये बनाएगा 1 + 1/25, तो वो हो जाता है 26/25। तो अगर मैं उससे रिप्लेस करूँ तो ये बनेगा 26/25 होल स्क्वायर रेशियो 1। तो देखिए वैल्यू आपको मिल जाएगी 676 रेशियो 625। लिख रहा हूँ 676 रेशियो 625। ये जो वैल्यू है आपकी, इसको अगर आप सम करोगे 1200 और ये वैल्यू हो गई 101, 1301 मिलेगा। तो इन दोनों का सम ऑफ पार्ट्स है 1301, टोटल वैल्यू किसके बराबर है? 3903। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, तो यहाँ मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी आ गई 3।
टोटल पार्ट्स 1301 है जो 3903 के बराबर है, तो एक पार्ट कितना हो गया, 3 के बराबर हो गया, मल्टीप्लायर 3 हो गया। तो आपको निकालना क्या था कि P का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो P का जो लाभांश होगा, ध्यान से देखें, P का जो लाभांश होगा, ये जो वैल्यू आपके सामने दी हुई है 676, राइट। तो फाइंड द शेयर ऑफ P कह रहा है कि जो एनुअली कंपाउंड किया गया है, मतलब हिंदी में थोड़ा सा लाभांश का मतलब है P को कितना मिला, कहने का मतलब है इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट कि P का शेयर कितना है, राइट। शेयर मतलब कुछ भी कह लो आप उसको, अंश कितना है, लाभांश नहीं, P का अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल सा 676 को करस्पॉन्ड करेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया सीधे 1800 प्लस 76 टाइम 3 आपका हो गया 228। सो 1800 और 228 आपका क्या बनाएगा, 2028, सी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा सवाल था, यहीं पर आप देख के ख़त्म कर सकते थे कि 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन एंड में क्या देगा, 8, एंड में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका सही होना इसकी मजबूरी है। पूरा मल्टीप्लाई भी करना था नहीं, जैसे ही आपने यहाँ 3 देखा, 6 × 3 आपका क्या हो गया, 8 अंत में आएगा, यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, तो वो सही ही होगा, ठीक है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अमाउंट है 1 लाख, उसको क्या किया गया है, 2 टाइप के शेयर में बांट दिया गया है। जो पहला है वो यील्ड करता है, मतलब उससे आपको 9% पर एनम गेन होता है, दूसरे से 11% पर एनम गेन होता है। फिर कह रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपका 9.3/4% है। सो आपको ये बताना है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ईच शेयर में, वो अमाउंट आपका कितना है, ठीक है, वो अमाउंट आपका कितना है। तो देखिए बहुत आसान है कैलकुलेट करना, इसमें इतना मुश्किलात आपको होनी नहीं चाहिए। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है सीधे, मैंने उसी तरह लिखा भी था। इन दोनों का डिफरेंस तो आपका आएगा 3/4%। यहाँ अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो ये 1/4 आएगा। कैसे, 9 3/4% से पहले 10 जाओ, 1/4 ऐड करोगे, फिर 1 और, तो 1/4 लिखा मैंने। इसको आप 5/4% भी लिख सकते हो। रेशियो हो गया आपका 5:3। ज़्यादा दिमाग ना लगा के यहाँ पहुँच जाओ कि 5:3 में कौन है, बी ऑप्शन। 625 और 375। एक्चुअली इतना जल्दी मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि 62.5 होता है 5/8 अगर आपको ध्यान हो, और 37.5 होता है आपका 3/8, इसलिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि 5:3 यहीं लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। क्विकली आप बिना समय लगाए आसानी से इसको समझ सकते हैं ना, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। बाकी देखिए क्या है, परसेंटेज के रूट में आप कुछ भी और वेरिएबल मत माने, एलिगेशन इसका बेस्ट तरीका है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी एलिगेशन के चैप्टर में आप बहुत कुछ और सीखोगे नया, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसने लेंट आउट किया किसी भी सम को सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसी सम को उसने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। फिर कह रहा है उसने नोटिस किया कि रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड दैट ऑफ 2 years इज 25:8, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस दिया हुआ है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है आपसे। इन्होंने कहा कि CI माइनस SI जो है, जो 3 years का है, और जो आपका CI माइनस SI है 2 years का, तो आपको पता है कि 3 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आता है, राइट। यहाँ पर वो जो वैल्यू है ना, इन्होंने कहा 25/8 है। क्या मैं इसको लिखूँ 1 + 3 + 1/8? यस। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यू है ये डिसाइड करती है रेट परसेंटेज, चाहे वो डेसिमल में लिखी हो। अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो 3.125 आ जाएगा, 12.5% बना देगा, या फिर फ्रैक्शन में 1/8 लिखा तो भी ये बन जाएगा। तो वो सिंपल सा जो पैटर्न है उसके बेसिस पे सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, सीधे हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी हो गई 3.125 या 3 + 1/8, और ये पैटर्न आपको पहले से ही मालूम है कि ये आंसर आपको देगा सीधे
12.5% यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्टेन सम है जो 2300 हो जाता है 3 सालों में और 2500 हो जाता है 5 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे। सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले भी इसका डिस्कशन मैं कर चुका हूँ कैसे करना है, बस समझना है इसको। देखिए ध्यान से, ये 2300 हो रहा है कितने सालों में, 3 ईयर्स में, और 2 साल अगर आप इसको और दे दो तो ये 2500 हो जाता है, क्योंकि 5 साल में 2500 होता है। तो क्या यहाँ से मैं इन्फर करूँ कि 2 साल का इंटरेस्ट 200 है, तो क्या मैं यहाँ से इन्फर करूँ कि 3 साल का इंटरेस्ट 300 होगा? यस, सिंपल इंटरेस्ट केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि 2 ईयर्स का 200 है तो 1 साल का 100 है तो 3 साल का 300 होगा। तो यहाँ मैं इन्फर करूँ कि ये 2000 होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर 2000 है तो 2000 प्रिंसिपल वाला एक ही ऑप्शन है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है, सी ऑप्शन। एनीवेज अगर आपको निकालना ही है रेट परसेंट मान लिया, तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर 100 रुपीज़ आपका आ जाएगा जो है 1 साल का इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालो और ये आप देखो कि ये 2000 यानी प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे देखो ये 10% हो जाएगा 200, लेकिन मुझे 100 ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 5%। 5% इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुमार इन्वेस्टेड ₹X इन सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% फॉर 5 years. Then he invested X plus 300 at compound interest at 10% rate for 2 years. The total interest obtained in 2 years is ₹4806. Find the total amount invested by Kumar. समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि X अमाउंट जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया है 5 सालों के लिए। सो कोई दिक्कत नहीं है, 15% का रेट है फॉर 1 ईयर, और यहाँ बात कर रहे हैं कि 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया है। फिर कह रहे हैं कि उसने फिर क्या किया, X plus 300 को और इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% के रेट से 2 साल के लिए। अब देखिए मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूं तो आप लोग को तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि 10% फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 21% नेट। 10 और 10 का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये आपको दिखना चाहिए कि इसका नेट जो है वो 21% ही होता है, ये आपको दिखना चाहिए सीधा। तो ये हो गया इस केस में। अब कह रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन हुआ 2 सालों में, द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इन 2 years इज ₹4806। तो भाई देखो यहाँ 5 साल लिखा जरूर हुआ है, बट अल्टीमेटली बात 2 ही सालों की हो रही है दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ तो 2 साल में 21% मैंने लिख दिया है, यहाँ 2 सालों में 15% दिया हुआ, लेकिन 15% 1 साल का है, तो अगर 2 ईयर का कंबाइन कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट में तो ये कितना बनाएगा 30%। अब कहानी हो गई कि पहले में इंटरेस्ट आपको मिलेगा 30% ऑफ X, दूसरे में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 21% ऑफ X प्लस 21% ऑफ 300 जो कि हो जाएगा आपका 63। 21% ऑफ 300 कितना होगा 63। ये टोटल वैल्यू आपको दी है 4806 कि टोटल जो अमाउंट मिला उसको 4806 का मिला। यहाँ से आपको मिलेगा ना कि 51% ऑफ X कितना है, ये आपका 4806 माइनस आपका है 63। तो ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4743, है ना। बहुत ही आसान है, सब्ट्रैक्शन फास्ट होना चाहिए आपका, पहले ही बोल चुका हूँ। फिर आपको निकालना है X की वैल्यू, 51% आपको मालूम है, तो यहाँ पर आप 1% ऑफ X निकालो। यहाँ पर आप क्या करोगे 51 से डिवाइड करोगे, 9 टाइम्स तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। 9 टाइम्स लोगे ना तो 459 आ जाएगा आपका सीधा। 459 के बाद भी आपको कितना और चाहिए 153 और बाकी है, 3 टाइम्स साफ साफ ज़्यादा हुआ दिख रहा है। मैं काफ़ी स्लो कैलकुलेट कर रहा हूँ, वरना सब चीज़ें मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेंटली आपको पता चलना चाहिए कि 93 है। 1% अगर 93 हुआ तो 100% कितना हुआ, यानी X की वैल्यू कितनी हुई, वो आपको हो गया 9300 हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उसका सर बताएंगे ज़रा आप।
जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, x तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे डाला था, x प्लस 300 उसने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला, तो टोटल इंटरेस्ट उसका है 2x प्लस 300। तो ये हो गया आपका 18600 प्लस 300 यानी 18900 आपका आंसर हो गया। 18900 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान था, सिंपल सा स्ट्रक्चर देख के कैलकुलेट करना था, कुछ भी मुश्किल इसमें होना नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 9 months इज ₹10 ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट रेट ऑफ 3% फॉर 14 months। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है, मेंटली कैलकुलेट करने का इरादा रखते हैं, पढ़ते हुए क्वेश्चन को कैलकुलेट भी करते हैं, तो ये आंसर ओरली मार्क किया जा सकता है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो 5% फॉर 9 month। देखिए ये बहुत ध्यान रखिए, बहुत काम आता है क्वेश्चन में जब इस तरह की लैंग्वेज आती है ना। ध्यान रखिएगा कि 1 year के पीरियड को अगर हम 3 months के पीरियड में बांटें, जिसको क्वार्टर्स बोलते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 साल को आप 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, ठीक है। तो जो 1 part होता है ये 3 months के इक्विवेलेंट होता है, राइट। ये ध्यान रखना। ऐसे ही 1 साल को अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे, 1 part आपका 4 months के इक्वल होता है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर, यहाँ 3 months का मतलब हुआ 1/4, 9 months का मतलब हुआ 3/4। यहाँ जब आप 4 months में बांटोगे तो 4 months का मतलब हुआ 1/3, दोनों को जोड़ लिया 8 month का मतलब हो गया 2/3। तो ये रिएक्शंस फास्ट होने चाहिए, क्योंकि 5% यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पर एनम ही होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो पर एनम होता है। 9 महीने की बात कर रहे हैं, 9 months का मतलब 3/4, तो ये हो गया आपका 3/4 ऑफ 5%। ये रिएक्शन जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, मेंटली नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है 9 months 3/4 ऑफ ईयर होता है, तो 3/4 इंटू 5% सीधा हो गया। माइनस ध्यान से देखना, आपका 3% फॉर 14 months है। इसको कैसे लिखोगे आप? देखो 3 तो हो गया फॉर 12 months, 2 महीना और है। वो जो 2 महीना है, आप ध्यान से देखो, एक ईयर को अगर आप 2 months के 6 बराबर पार्ट्स में बांटो, राइट, ऐसे करके 6 इक्वल पार्ट्स, तो 2 month का जो पीरियड होगा वो 1/6 ऑफ ईयर होगा। बहुत ही आसान है। तो अगर आपने 14 months की बात की तो 12 month के लिए 3% हो गया, और अगले 2 महीने के लिए 1/6 लगेगा 3% का, तो ये दे देगा 0.5%। अगला 2 month 1/6, क्योंकि 2 months 1 साल का 1/6 होता है। सो 1/6 मतलब 1/6 ऑफ 3, 0.5%। ये वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये बना क्या, 15/4, 15/4 7.5 का आधा, यानी इनका डिफरेंस देगा आपको 0.25%। और ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको डिफरेंस दिया हुआ है 10। तो अगर ये डिफरेंस आपका 10 दिया हुआ है, पूछा क्या है, सम ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस। सम ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालने जाओगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सम ऑफ इंटरेस्ट अगर इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7.25%। सम ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है 7.25%। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू मुझे मालूम है, ये मुझे निकालना है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना टाइम्स है। बहुत ही ध्यान से देखो, 29 टाइम्स है। क्यों 29 टाइम्स है सर? क्योंकि 25 है, 0.25 है, 1 बनाने के लिए 4 लगेंगे। 4 टाइम्स 0.25 1 होता है। 7 तो सीधा सीधा हो गया, 28 हो गया, 1.25 और है, 29 हो गया। तो यहाँ 29 से भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 29 से मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि हो गया आपका 290। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आसानी से लग जाएगा कि 10 इंटू 29 यानी आपका 290 आंसर यहाँ पर होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभा इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹15,860 इन द नेम्स ऑफ हर 3 daughters A, B, C in such a way that they get the same interest after 2, 3, 4 years. Rate of simple interest is 5% per annum. Then the ratio of amounts invested among A, B, C will be.
देखो मैं कहता हूँ कि मान लिया ए को ए अमाउंट मिला, बी को बी अमाउंट मिला, सी को सी अमाउंट मिला। ये इन्वेस्ट किया प्रतिभा ने उनके नाम से, ABC के नाम से। ये 2 साल के लिए गया, ये 3 साल के लिए गया दिया हुआ है, और ये 4 साल के लिए गया। फिर कंडीशन यहाँ पर ये है कि इन पे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, इन पे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? 5% का रेट हर जगह है। तो जो इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है, ज़रा ध्यान से देखो वो क्या है। यहाँ मिलेगा 5% ऑफ ए, यहाँ मिलेगा 5 × 2, टोटल 2 साल है ना, तो 10% ऑफ ए। यहाँ मिलेगा 15% ऑफ बी, यहाँ मिलेगा आपको 20% ऑफ सी। ये वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ABC का जो रेशियो होगा सर वो 1/10 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 और हट सकता है, पर क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है ये ऑप्शन। तो जब रेशियो में पढ़ाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा पर कि ऐसा होता है तो रेशियो ऐसा होता है, बट बहुत आसान है। देखो ये जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको k के बराबर रिज्यूम कर लो। तो a आपका क्या हो जाएगा? k/10%, b क्या हो जाएगा? k/15%, c क्या हो जाएगा? k/20%। k हटा दो, परसेंटेज का सिंबल हटा दो, यही बचेगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। 1/10, 1/15, 1/20 का रेशियो हो गया, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे इस में कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जो चीज़ें हुई हैं अभी एक तरह से रिवाइज हो जाए, बेसिक स्ट्रक्चर्स की थोड़ी क्लैरिटी समझ में आए, ये भी समझ में आए कि फार्मूले को कैसे ना इस्तेमाल करें। बाकी आगे के लेसन्स में और भी सवाल होंगे, अच्छे सवाल होंगे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होंगे, तो उनके लिए तैयार रहिए, ठीक है। सारी चीज़ें रिवाइज करके रखिए ताकि जब वो लेसन्स आप देखें तो आपको कोई